नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक महान प्रकार्यवादी विचारक के बारे में चर्चा करेंगे और उन भाई साहब का नाम है मिस्टर टॉलकट पार्सन्स। याद रखना, मिस्टर टॉलकट पार्सन्स है ना, ये अमेरिका से ताल्लुकात रखते हैं और मिस्टर टॉलकट पार्सन्स का जन्म 1902 में हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मिस्टर टॉलकट पार्सन्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, यानी समाजशास्त्र में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। याद रखना, मिस्टर टॉलकट पार्सन्स नहीं होते ना तो ये नियो फंक्शनलिज्म नव प्रकार्यवाद निकलकर नहीं आता। जब कभी हम नियो फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन यही होती है कि नव प्रकार्यवाद है ना, जो पार्सन्स से प्रारंभ होता है और पार्सन्स पर ही आकर खत्म हो जाता है। चलो लगे हाथ नियो फंक्शनलिज्म के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एनएफ, ठीक है। याद रखना, जगह होती है अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन और साथियों समय यानी वर्ष होता है 1984। अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन में 1984 के अंतर्गत एक सेमिनार चल रहा होता है, ठीक है। और उस सेमिनार की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं ना, वो होते हैं मिस्टर जेफरेसी अलेक्जेंडर। और जो सेमिनार का टाइटल है, वो सेमिनार का टाइटल यही है कि हम पार्सन्स के प्रभाव को कम किस तरीके से करें। अब ये भी बड़ी विडंबना है कि जिसने समाजशास्त्र में इतना कुछ दिया, उसके प्रभाव को कम क्यों करना है भाई। तो याद रखना, पार्सन्स में बहुत सारी अच्छाई हो सकती है, लेकिन उनमें बुराई ये भी थी कि ये सामाजिक व्यवस्था के बहुत बड़े अंधभगत थे। इन्होंने व्यक्ति के जो स्केल है ना, उसका अपमान किया है, व्यक्ति के कौशल का अपमान किया है, व्यक्ति की जो बुद्धि और विवेक है ना, उसका अपमान किया है। मतलब याद रखना कि मिस्टर पार्सन्स ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो पहला शब्द निकल कर आता है जिसे हम एक्टर बोलते हैं, और दूसरा शब्द निकल कर आता है उसे हम एक्शन बोलते हैं, ठीक है। मिस्टर पार्सन्स यूं कहता है कि एक्टर कोई भी एक्शन करेगा ना, उसमें उसका खुद का कोई योगदान नहीं है, उसकी खुद की बुद्धि का कोई योगदान नहीं, खुद के विवेक का, खुद की क्षमता और कौशल का कोई योगदान नहीं है। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है ना, क्रिया करवाने के लिए ऑटोमेटिक उसे निर्देशित करेगी और आदेशित करेगी। मतलब मिस्टर पार्सन्स यूं कहता है कि सामाजिक व्यवस्था ने खुद को इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि व्यक्ति कठपुतली की तरह क्या रहता है, नाचता रहता है, ठीक है ना। अब भाई ये तो दिक्कत है ना। जैसे हम मार्क्सवाद की चर्चा करें, अब मार्क्सवाद यूं तो कहता है कि पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कभी ये नहीं कहा कि पूंजीपति के पास दिमाग था। दिमाग था तभी तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ऐसे तो हर कोई एम्पायर खड़ा कर देता। तो ये जो दो वर्ग बने हैं ना, इन दोनों वर्गों में कहीं ना कहीं पूंजीपति का दिमाग भी काम में आया है। तो ध्यान रखना, मार्क्स में सुधार करने के लिए नव मार्क्सवाद निकल कर आया और पार्सन्स के प्रकार्यवाद में सुधार करने के लिए नव प्रकार्यवाद निकल कर आया। तो यही कारण था कि ये जो अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन में सेमिनार हुआ था ना, इसमें इन्हीं मुद्दों पे चर्चा की गई थी कि व्यक्ति को तवज्जो किस तरीके से दिया जाए। और ये भी एक संयोग है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मिस्टर जेफरेसी अलेक्जेंडर कर रहे थे। और अध्यक्षता कर रहे थे इसीलिए मिस्टर जेफरेसी अलेक्जेंडर है ना, उन्हें नव प्रकार्यवाद का जनक बोला जाता है। और ध्यान रखना, 1985 में मिस्टर जेफरेसी अलेक्जेंडर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उस किताब का जो टाइटल था ना, वो यही था, नियो फंक्शनलिज्म यानी नव प्रकार्यवाद। नेट की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज की क्लास में हम मिस्टर टॉलकट पार्सन्स के दो कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिस्टर टॉलकट पार्सन्स है ना, वो एजीआईएल मॉडल की बात करता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि एजीआईएल मॉडल किसने दिया था, मिस्टर पार्सन्स ने। ध्यान रखना, ये जो एजीआईएल मॉडल है ना, इसे हम प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं या प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं भी कहते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम AGIL मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे और जिसके बाद में हम पैटर्न वेरिएबल्स यानी प्रतिमान चरों के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात ये निकल कर आती है, अगर मैं AGIL मॉडल की चर्चा करूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनको AGIL मॉडल देना पड़ा। अब याद रखना कि पार्सन्स की एक बहुत फेमस किताब है और उस किताब का नाम है सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना। अब पार्सन्स यूं कहता है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का अपना ढांचा होता है, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था है ना उसकी अपनी संरचना होती है। अब याद रखना वो सामाजिक व्यवस्था कोई परिवार भी हो सकती है, मैं लिख भी देता हूं कि वो सामाजिक व्यवस्था कोई परिवार भी हो सकती है या वो सामाजिक व्यवस्था कोई संस्था भी हो सकती है या वह सामाजिक व्यवस्था कोई समाज भी हो सकता है। अब जैसे हम परिवार की चर्चा करें, अब भाई परिवार में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं ना, प्रत्येक सदस्य का परिवार के प्रति आस्था रहती है, प्रत्येक परिवार है ना जो पूरी तरीके से अवेयर रहता है और प्रत्येक परिवार का व्यक्ति ये भी मानता है कि मेरा परिवार सर्वश्रेष्ठ है। अब ये जो सोच बनी व्यक्ति के मन में कि मेरा परिवार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो इसके पीछे परिवार के कोई ना कोई कार्य उत्तरदायी रहे होंगे, परिवार ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा ना। उसी तरीके से हम सामाजिक संस्थाओं की चर्चा करें। अब सामाजिक संस्थाओं में भी हम विवाह नामक संस्था की चर्चा करें। अब हिंदू धर्म में एक संस्कार है जिसे हम सप्तपदी संस्कार के नाम से जानते हैं, मतलब जिसकी शादी होती है अग्नि के समक्ष उसको 7 फेरे लेने होते हैं। अब ये कोई औपचारिक नियम नहीं है, ना ये भारतीय संविधान में लिख रखा कि आपको फेरे लेने ही पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना उस सामाजिक संस्था के प्रति व्यक्ति की क्या है, आस्था है। जैसे हम समाज की चर्चा करें, अब कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी समाज का हिस्सा होता है, नो डाउट वो हिस्सा होता है और उसे अपने समाज के मूल्य मानक मानदंडों का पालन करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि अगर वो पालन करेगा तो समाज उसे पुरस्कार देगा। वो जरूरी नहीं है कि कोई भौतिक पुरस्कार ही दो। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी का अभिवादन करता है, किसी का आदर करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, तो सारे लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। डेट इज पुरस्कार भाई, ये भी तो पुरस्कार है ना। अब पार्सन्स ने जो AGIL मॉडल दिया था ना, वो AGIL मॉडल इसीलिए दिया था कि ये जो सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था का ढांचा है ना, ये भाई साहब अपनी रेपुटेशन किस तरीके से बनाए रखें ताकि व्यक्तियों की इसमें बराबर आस्था बनी रहे। इसीलिए यहां पर 4 आवश्यकताएं बताइए सामाजिक व्यवस्था की। सबसे पहले एडेप्टेशन की बात करता है, फिर गोल की बात करता है, फिर इंटीग्रेशन की बात करता है और फिर जिसके बाद में लेटेंसी की बात करता है। चारों के बारे में चर्चा कर लेता हूं। जैसे साथियों सबसे पहले मैं एडेप्टेशन की बात करूं, और एडेप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन। अब भाई ये बात तो हमें पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक जरूरतें रहती हैं, रोटी कपड़ा मकान। अब ये बेसिक जरूरतें कहां से पूरी करेगा व्यक्ति, सिस्टम से पूरी करेगा, व्यवस्था से पूरी करेगा, ये जो ढांचा बना हुआ है यहां से जरूरतें पूरी करेगा। अब ये सारी चीजें है ना, वो सिस्टम इस बात को भी तय करता है कि मुझे नागरिकों की जरूरतें पूरी करनी है, और जरूरतें कहां से पूरी करूंगा, जब मैं साधन संसाधन जुटाऊंगा। और मैं साधन और संसाधन कहां से जुटाऊंगा, मैं प्रकृति से जुटाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर जो सामाजिक व्यवस्था है ना, वो खुद को अनुकूलित करता है कि आर्थिक जरूरतें हैं तो मुझे नागरिकों की पूरी करनी है, सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करनी है, धार्मिक जरूरतें पूरी करनी है, दैट इज एडेप्टेशन। दूसरे नंबर पर मिस्टर पार्सन्स है ना, वो गोल की बात करता है यानी लक्ष्य प्राप्ति की। अब ये बात भी हम सभी जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, किसी के राजनीतिक लक्ष्य होते हैं। अब राजनीतिक लक्ष्य है किसी व्यक्ति के, तो भाई उसे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति के धार्मिक लक्ष्य हैं, तो ये बात भी हम जानते हैं कि जब उसके धार्मिक लक्ष्य हैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इत्यादि की उसको आवश्यकता है। या किसी व्यक्ति के कोई आर्थिक लक्ष्य है, आर्थिक लक्ष्य है तो कॉरपोरेट या व्यापार मंडल उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक लक्ष्य है तो कसिनो वगैरह जहां पर ये खेलकूद सर्कस वगैरह होते हैं
तो ये उसको ज्वाइन करने पड़ेंगे। अब ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ना वो समाज करता है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, इस तरीके से खुद को डिजाइन करता है, इस तरीके से खुद को तैयार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं वो बड़ी आसानी से पूर्ण हो सके। और लक्ष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जब व्यक्ति के लक्ष्य पूर्ण नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था के में जो आस्था है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहले नंबर पर एडेप्टेशन की बात करता है। एडेप्टेशन के अंतर्गत व्यवस्था खुद को अनुकूलित करती है कि मैं अपने लोगों की जरूरतें पूर्ण कर सकूं। दूसरे नंबर पर लक्ष्य, यानी खुद को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य हैं वो कंप्लीट हो जाए। फिर तीसरे नंबर पर यहां पर जो व्यवस्था है ना वो इंटीग्रेशन की बात करता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो इनके बीच में संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बना रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था है ना वो भी बनी रहेगी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर एकीकरण की बात करता है, जैसे कानून और न्याय, ठीक है ना। इस तरीके से खुद को डिजाइन करता है कि कानून है जो पूरी तरीके से अपना रोल अदा करे, कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन ना करे। ये जो सामाजिक व्यवस्था है ना इसने खुद को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो न्याय सिस्टम है ना वो सभी के लिए समानता वाला होना चाहिए, कोई भेदभाव वाली न्याय प्रणाली नहीं होनी चाहिए। अगर भेदभाव वाली न्याय प्रणाली है तो व्यवस्था के प्रति लोगों का मोह भंग हो जाएगा, और व्यवस्था के प्रति मोह बना रहे, व्यवस्था में व्यक्ति की आस्था बनी रहे, यही बात तो पार्सन्स चाहता था, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टर पार्सन्स एडेप्टेशन की बात करता है, फिर गोल की बात करता है, फिर इंटीग्रेशन की बात करता है, और जिसके बाद में मिस्टर पार्सन्स है ना वो लेटेंसी की भी बात करता है। ध्यान रखना इसे हम पैटर्न मेंटेनेंस भी कहते हैं। लेटेंसी को बोलते हैं संरचना बनाए रखें, सामाजिक व्यवस्था खुद को इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो भी बना रहे। बदलाव के दौर चलते हैं, प्राचीन काल में संरचना अलग थी, फिर जिसके बाद में दास युग में अलग हो गई, फ्यूडल सामंत युग आया उसमें अलग थी, पूंजीवाद में अलग थी, जो अभी पूंजीवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी समाज है वो बने हुए हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर पैटर्न मेंटेनेंस के अंतर्गत पार्सन्स यूं कहता है कि परिवारों का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, धर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार नहीं होंगे, सामाजिक व्यवस्था ने परिवार नामक समिति और संस्था को बनाया है, ऐसा चाहती थी सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि अगर परिवार होगा ना तो मूल्य मानदंड है उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब भाई जैसे हम परिवार की चर्चा करें, अकेला व्यक्ति तो परिवार बना ही नहीं सकता, जैसे कोई दंपति है उसके बच्चे हैं मीन्स वो एक परिवार है। अब मान लो किसी की शादी ही नहीं हुई है, उसके अंदर बहुत सारे कौशल हैं, बहुत सारी क्षमता है, वो अगली पीढ़ी के पास ट्रांसफर कैसे करेगा। तो यहाँ पर परिवार का होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार है तो सामाजिक व्यवस्था है, धर्म का होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें डिजाइन की है सामाजिक व्यवस्था ने, तैयार की है। क्यों तैयार की है? क्योंकि उसका खुद का जो सिस्टम है, खुद का जो ढांचा है वो बना रहे। और यही चार क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं या प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है सामाजिक व्यवस्था सबसे पहले किसकी बात करती है? एडेप्टेशन की बात करती है ना। एडेप्टेशन की बात के अंतर्गत वो इसके लिए प्रयास करती है कि मैं अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करूं, ठीक है ना। जो साधन और संसाधन है वो मुझे खुद को जुटाने हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक और नैसर्गिक ये दोनों बिंदुओं का ध्यान रखती है सामाजिक व्यवस्था। जिसके बाद में लक्ष्य प्राप्ति की बात भी सामाजिक व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, उन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। फिर तीसरे नंबर पर व्यवस्था है जो इंटीग्रेशन की बात करती है कि सभी पहलुओं में आपस में क्या बना रहे? सामंजस्य बना रहे और संरचना भी बनी रहे, ठीक है। मानक, मूल्य और मानदंड है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहे, इनके प्रति जो भक्ति भाव है वो बना रहे। अगर व्यक्ति, मान लो व्यक्ति का सोशलाइजेशन ही नहीं होगा तो व्यक्ति इनको कहां से सीखेगा? अगर सीखेगा नहीं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए परिवार, शिक्षा और धर्म का होना बहुत जरूरी है। दैट इज AGIL मॉडल। साथियों, जो अगला निकल कर आता है ना उसे हम पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पैटर्न वेरिएबल्स एक तरीके से विकल्प होते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई हम सभी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं,
ठीक है ना। अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग व्यवहार करने पड़ते हैं और अलग अलग व्यवहार करने के साथ ही हमें अलग अलग प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। मिस्टर पार्सन्स है ना, उसने 5 प्रकार के पैटर्न वेरिएबल्स बताए हैं। जैसे सबसे पहले मिस्टर पार्सन्स है, वो अफेक्टिविटी और अफेक्टिव न्यूट्रलिटी की बात करता है, ठीक है ना। जिसके बाद में मिस्टर पार्सन्स है, वो सेल्फ ओरिएंटेशन और कलेक्टिव ओरिएंटेशन की बात करता है। फिर जिसके बाद में मिस्टर पार्सन्स है ना, यूनिवर्सलिज्म और पर्टिकुलरिज्म की बात करता है। फिर जिसके बाद में मिस्टर पार्सन्स है, वो अचीवमेंट की बात करता है। जिसके बाद में एस्क्रिप्शन की बात करता है। फिर जिसके बाद में मिस्टर पार्सन्स है, स्पेसिफिसिटी की बात करता है और डिफ्यूजनेस की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पांचों पैटर्न वेरिएबल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, है ना। एक बार नेट की परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पार्सन्स के अनुसार पैटर्न वेरिएबल्स का नहीं है। तो ये पांचों होने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आप यूं समझ सकते हो कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, तो वो डिसीजन लेने के तरीके अलग अलग परिस्थितियों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दैट इज पैटर्न वेरिएबल्स। जैसे हम इन पांचों प्रकारों की चर्चा करें, साथियों जो यहां पर पहला निकल कर आता है ना, वो है भावनात्मकता, यानी जिसके पीछे व्यक्ति के भाव जुड़े रहते हैं। फिर जिसके बाद में जो दूसरा निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, मतलब इसमें व्यक्ति के कोई भी भाव जुड़े नहीं रहते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं परिवार की चर्चा करूं, अब परिवार में व्यक्ति कोई क्रिया करता है, ठीक है ना, और परिवार में क्रिया करेगा तो उसका खुद का स्वार्थ थोड़ी रहेगा, परिवार के साथ उसके भाव जुड़े रहेंगे। और जिसके बाद में अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर कोर्ट कचहरी में चला गया, है ना, यहाँ पर जज की बात की गई है कि कोई व्यक्ति अगर परिवार में है तो वो भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है, अगर वो न्यायालय में चला गया तो उसके जो भावनात्मक पक्ष है ना, वो वहीं पर छूट जाएंगे, मतलब परिवार में छूट जाएंगे, वो न्यायालय में लेकर नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मुलजिम की चर्चा करते हैं, संयोग से मुलजिम उसका बेटा ही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर वो घर में था तो बेटे के प्रति उसका प्यार था, लेकिन वो न्यायालय में आ गया तो वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में आ गया, मतलब भावनाओं से वो बिल्कुल निरपेक्ष हो गया। यहां पर पिता और पुत्र का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पैटर्न वेरिएबल्स बताया है मिस्टर पार्सन्स ने, वो बताया है अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। फिर जिसके बाद में मिस्टर पार्सन्स है ना, वो बताता है सेल्फ ओरिएंटेशन और जिसके बाद में कलेक्टिव ओरिएंटेशन। ये जो सेल्फ ओरिएंटेशन है इसे हम स्व केंद्रिता बोलते हैं और कलेक्टिव ओरिएंटेशन को हम समूह केंद्रिता बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य करता है, अब जरूरी थोड़ी है कि वो कार्य हमेशा ही समाज की भलाई में किया जाए। एक पक्ष या एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें उसके कार्य समाज की भलाई के लिए होते हैं, एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें उसके कार्य खुद की भलाई के लिए होते हैं। जैसे हम मुनाफा कमाने की बात करें, व्यक्ति का यह उद्देश्य है कि मुझे मुनाफा कमाना है, तो ध्यान रखना वो मुनाफा कमाएगा, डेट इज सेल्फ ओरिएंटेशन। इसे हम बोलते हैं स्व केंद्रिता। और मान लेते हैं कि उसे सेना की सेवा करनी है या जरूरतमंदों की सेवा करनी है या बाढ़ पीड़ितों की सेवा करनी है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके का कार्य करेगा उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव ओरिएंटेशन। तो पहले नंबर का जो पैटर्न वेरिएबल्स बताया है वो अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। दूसरे नंबर का जो पैटर्न वेरिएबल्स बताया है उसे हम कहते हैं सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। साथियों तीसरे नंबर पर मिस्टर पार्सन्स है ना, वो सार्वभौमिकता और विशेषवाद की चर्चा करता है। जैसे सार्वभौमिकता की मैं चर्चा करूं तो कुछ नियम ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारतीय संविधान की चर्चा करें, अब भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद वगैरह है ना, वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे। जैसे आईपीसी की धारा की चर्चा करें तो आईपीसी की धारा है ना, वो सभी पर समान रूप से लागू होगी, तो उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिकता। अब जैसे हम परिवार के संबंधों की चर्चा करें, अब याद रखना जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, एक परिवार भाई के लिए जो रिश्ते होते हैं, बहन के लिए होते हैं, माँ के लिए होते हैं, अपनी पत्नी के लिए जो रिश्ते होते हैं, वो कंडीशनल होती है, वो एक विशेष स्थान पर या विशेष परिस्थिति में ही होती है, तो इसे हम बोलते हैं विशेषवाद।
तो तीसरे नंबर पर मिस्टर पार्सन्स है, वो सार्वभौमिकता और विशेषवाद की बात करता है। फिर जिसके बाद में अगला जो बताया है पैटर्न वेरिएबल्स, वो है अचीवमेंट और एस्क्रिप्शन। अचीवमेंट को बोलते हैं उपलब्धि आधारित प्रतिमानचर और एस्क्रिप्शन को बोलते हैं उपाधि आधारित। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा करें। अब प्रतियोगी परीक्षाएं है ना, ये अचीवमेंट में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने नेट क्वालिफाई किया, ये अचीवमेंट में आ जाएगी। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ये अचीवमेंट में आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कि कोई राजा है और राजा का बेटा राजकुमार बन गया, ये किस में आ जाएगा? एस्क्रिप्शन में आ जाएगा, यानी उपाधि आधारित। जो चौथा प्रकार बताया है प्रतिमान का, वो बताया है अचीवमेंट और एस्क्रिप्शन। जिसके बाद में पांचवें नंबर का जो प्रतिमान चर बताया है विशिष्टता और व्यापकता। यहां पर भी रिश्तों का जिक्र किया है, यानी डॉक्टर और जो रोगी का रिश्ता होता है ना, वो विशिष्ट होता है, क्योंकि उनके बीच में फॉर्मल बातचीत होती है। एक डॉक्टर ये तो कहता नहीं है कि शादी हुई है ना हुई, बाल बच्चे नहीं है, कितने दोस्त हैं, कितना कमा लेते हो, ऊपरली कमाई कितनी है। उनके बीच में फॉर्मल बातें होती हैं कि आपको क्या समस्याएं हैं, कब से समस्याएं हैं, आपका रूटीन क्या है। मतलब ज्यादातर जो कन्वर्सेशन होता है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड ही होता है। मीन्स विशिष्टता, इसे विशिष्टता। एक होता है व्यापकता, जैसे हम दोस्ती की चर्चा करें, कभी हम मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं, फिर मोदी जी से अलग हटके हम ट्रम्प पे आ गए, ट्रम्प पे अलग हटके हम अपने पिछले जीवन पे चले गए, स्कूल लाइफ या कॉलेज। मतलब उसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता। एक दोस्त के साथ जो रिश्ता होता है, बातचीत का जो दौर होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है? व्यापक होता है। ठीक है ना। हम किसी भी बिंदु पर कभी भी एक दोस्त से चर्चा कर सकते हैं। तो पांचवें नंबर पर विशिष्टता और व्यापकता की बात की है। मतलब ये 5 प्रकार बताए पैटर्न वेरिएबल्स के मिस्टर पार्सन्स ने। इन पांचों प्रकार के आधार पर पार्सन्स यूं कहता है कि व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, जिस भी परिस्थिति में रहता है ना, अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके और निर्णय लेने के जो तरीके होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। और यहां पर ध्यान रखना, एक सिद्धांत दिया था जिसे हम स्वैच्छिक कार्रवाई सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना, वॉलंटरिस्टिक वॉलंटरिस्टिक एक्शन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि वॉलंटरिस्टिक एक्शन थ्योरी की बात कौन करता है? मिस्टर पार्सन्स करता है। ये जो वॉलंटरिस्टिक एक्शन थ्योरी है ना, ये कहता है कि जो मानव की क्रियाएं है ना, वो बाहरी ताकतों के द्वारा ही संचालित नहीं होती हैं। ये मानव की जो क्रियाएं हैं ना, वो पूर्व निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि व्यक्ति के पास क्या होते हैं? व्यक्तिगत विकल्प होते हैं। अपने मन से साथियों वो सोचता है, उसकी जो प्रेरणाएं है ना, इस बात के लिए उसको मोटिवेट करती है कि मुझे ये काम करना है। दैट इज वॉलंटरिस्टिक एक्शन थ्योरी। मतलब व्यक्ति बाहरी दबाव से संचालित ना होकर अपने मन से भी कुछ करता है। इसे हम स्वैच्छिक कार्रवाई सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये जो पांचों प्रकार है ना, ये पांचों प्रकार आपको याद होने चाहिए। मतलब एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न वेरिएबल्स है ना, ये बाइनरी चॉइस की बात करता है कि व्यक्ति ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकता है, उसको विकल्प प्रोवाइड करवाते हैं। अब मान लेते हैं कि कहीं शोक सभा हो रही है और कोई फनी व्यक्ति है, अब वो अपने फन को लेकर शोक सभा में नहीं जा सकता, तो पैटर्न वेरिएबल्स है ना, उसे इस बात के लिए निर्देशित करेंगे कि भाई यहाँ पे कोई मर गया तो तुझे ऐसा ही व्यवहार करना है। दैट इज पैटर्न वेरिएबल्स। ठीक है। और ये पांचों प्रकार आपको पता होने चाहिए। मैं फिर कहता हूं, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भावनात्मकता वर्सेज भावनात्मक निरपेक्षता, जिसके बाद में स्व केंद्रिता वर्सेज समूह केंद्रिता, जिसके बाद में सार्वभौमिकता वर्सेज विशेषता, फिर जिसके बाद में उपलब्धि आधारित वर्सेज उपाधि आधारित, और फिर जिसके बाद में विशिष्टता वर्सेज व्यापकता। ये लो साहब, आपका जो टालकट पार्सन्स है, वो टालकट पार्सन्स के ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, ये क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास और कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे नेट की पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी की, तो ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है विवेक की क्लास के नाम से,
उसको भी इंस्टॉल करके हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अच्छे से पढ़ें, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।